हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर एक और मिस्ट्री केस के साथ। अगर आप क्राइम केस के बारे में बात करना या सुनना पसंद करते हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो चलिए आज के केस के बारे में जानते हैं। आज हम यूके में हुए एक केस के बारे में बात करेंगे। ये केस बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसमें बच्चों का मामला शामिल है। ऐसे केस बहुत ही दर्दनाक होते हैं, खासकर जब बच्चों की बात आती है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे केस के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हम एक स्कॉटिश सीरियल किलर के बारे में बात करेंगे जो यूके में 5 से 11 साल की बच्चियों को अपना शिकार बनाता था। अगस्त 1980 को दोपहर 9 साल की जेनिफर कार्टी ने अपने मां से अलविदा कहा और अपनी साइकिल पर अपने दोस्तों के घर जाने के लिए निकली, जो उनके घर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर था। जाने से पहले उसकी मां ने उसकी घड़ी सेट की ताकि वो 4:30 बजे तक घर वापस आ सके, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। उसके पिता एंडी कार्टी उस समय घर पर नहीं थे और जब वो घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी पैट दरवाजे पर खड़ी थी और उनके चेहरे से कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा हो गया था। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ और उनकी पत्नी ने बताया कि जेनिफर घर वापस नहीं आई। शुरुआत में एंडी ज्यादा परेशान नहीं हुए क्योंकि जेनिफर एक समय पर घर आने वाली लड़की थी और बहुत ही अनुशासित थी। लेकिन फिर भी एंडी अपनी पत्नी पैट के साथ उस दोस्तों के घर गए जहां जेनिफर को जाना था, लेकिन उन्हें पता चला कि वो वहां कभी पहुंची ही नहीं। वो अपने अन्य दोस्तों के घर और आसपास के खेतों में गए ताकि देखे कि शायद जेनिफर ने अपनी योजना बदल ली हो और किसी अन्य दोस्तों के घर चली गई हो, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था। उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि कुछ तो गलत हो रहा है, इसलिए एंडी और पैट ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। उनका घर दोस्त, परिवार, पड़ोसियों और पुलिस से भर गया। वो बेलिंडेरी नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे जो उत्तरी आयरलैंड के काउंटी एंट्रिम में था। क्योंकि ये गांव बहुत छोटा था और वहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए थे। 2011 में भी वहाँ सिर्फ 900 से कुछ अधिक लोग रहते थे। जेनिफर अपने माता पिता एंडी और पैट कार्टी के साथ वहाँ रहती थी, जो 33 और 34 इयर्स के थे और उसके 3 भाई बहन भी थे। उसका सबसे बड़ा भाई मार्क 14 इयर्स का था, दूसरा भाई फिलिप 6 इयर्स का था और उसकी सबसे छोटी बहन विक्टोरिया उस समय सिर्फ 8 मंथ की थी। एंडी उसे एक साइकिल देना चाहते थे ताकि वो अपने दोस्तों के घर आ जा सके और गर्मियों के इस आखिरी दिनों का भरपूर आनंद ले सके। उसके दोस्त हमेशा अपनी साइकिल से जेनिफर से मिलने उसके घर आते थे, इसलिए उन्होंने इसे साइकिल देने का निर्णय लिया। ये समय और जगह दोनों ही ऐसे थे जब बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने घरों के बीच साइकिल चला सकते थे। उसी रात करीब 11 बजे एंडी का एक दोस्त उनके घर आया, जिसके पास एक बड़ा पिकअप ट्रक था जिसमें ऊपर की ओर बड़े लाइट लगी थी। एंडी और उनके दोस्त ने उस ट्रक का इस्तेमाल करके जेनिफर और उसकी साइकिल को ढूंढने की कोशिश की। घर से करीब 1-2 किलोमीटर दूर ट्रक की रोशनी ने झाड़ियों में कुछ चमकती हुई चीज देखी। जब उन्होंने जाकर देखा तो पता चला कि वो जेनिफर की साइकिल थी। इसे देखकर उन्हें यकीन हो गया कि कुछ तो बुरा हुआ है और शायद उसे किडनैप कर लिया गया है। एंडी ने कहा, मैंने उसे कई बार कार में बैठने से मना किया था और उसने मुझे कहा था कि पापा आप क्यों चिंता करते हैं, मैं कभी किसी अनजान की कार में नहीं बैठूंगी, इसलिए मुझे यकीन है कि अगर वो किसी कार में बैठी होगी तो उसे जबरदस्ती बिठाया गया होगा। साइकिल मिलने के बाद 13 अगस्त की रात को जेनिफर की तलाश शुरू हो गई। पुलिस, परिवार, दोस्त भी इस खोज में शामिल हो गए। इस दौरान इलाके के शॉप्स भी कुछ दिनों के लिए बंद रहे ताकि हर कोई उसकी तलाश में मदद कर सके। सड़कों पर गाड़ियां चल रही थी जिनके पीछे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे और ड्राइवर लाउडस्पीकर के जरिए सड़कों पर ये पुकारते हुए निकल रहे थे, क्या आपने जेनिफर कार्टी को देखा है? सड़कों को बंद कर दिया गया था और मोटरसाइकिल वालों से पूछताछ की जा रही थी। ये एक बहुत ही व्यापक खोज थी।
फिर भी कुछ भी नहीं मिला, ना तो कोई सबूत, ना ही जेनिफर का कोई निशान। हर दिन बिना खबर के ये उम्मीद बनी रहती थी कि शायद वो वापस आ जाए, लेकिन हर दिन बिना खबर के ये उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जेनिफर के लापता होने के 6 दिन बाद 18 अगस्त को दो व्यक्ति मैकिस डैम नाम की जगह पर बतख का शिकार करने गए थे। इन लोगों ने जेनिफर के लापता होने की खबर सुनी थी। जब वो वहां थे तो उन्हें डैम में एक कोट दिखा और उन्होंने सोचा कि शायद ये जेनिफर का कोट हो सकता है। इसलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन गए और इसकी जानकारी दी। जब पुलिस डैम पर आई और उस कोट को देखने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि वो वास्तव में जेनिफर की लाश थी। जब बॉडी बैग की चेन खोली गई तो ये स्पष्ट था कि जेनिफर की बॉडी पूरे 6 दिनों तक उस पानी में थी, इसलिए तुरंत उसकी पहचान करना मुश्किल था। एंडी ने बॉडी के बैग को पूरी तरह खोलने के लिए कहा ताकि वो उसे पूरी तरह से देख सके, और जब उन्होंने उसके जूते देखे तो उन्हें यकीन हो गया कि वो उनकी बेटी है और वो टूट गए। इस अंतिम संस्कार के टाइम पर पूरा समुदाय वहां आया था। सैकड़ों लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। जेनिफर की हत्या की गहन जांच तुरंत शुरू हुई। पोस्टमार्टम से ये पता चला कि जेनिफर की मौत का कारण डूबना था, लेकिन उसके गले पर चोट के निशान और यौन शोषण के संकेत भी मिले। जैसे कि बताया गया, ऐसा माना जाता है कि उसकी बॉडी पूरे 6 दिनों तक उस पानी में थी, जिस दिन से वो 12 अगस्त को गायब हुई थी। जब उसकी बॉडी मिली तब भी उसने वही घड़ी पहनी हुई थी जो उसकी मां ने उसके लिए सेट की थी, और वो घड़ी 5:40 पर बंद हो गई थी। ऐसा माना गया कि उसे 12 अगस्त को शाम 5:40 में डैम में डाल दिया गया था, जिससे उसकी घड़ी बंद हो गई थी। वो जानते थे कि वो अपने माता पिता के घर से दोपहर 1:40 पर निकली थी। उसकी माँ को यह समय सही तरह से पता था क्योंकि उन्होंने खुद उसकी घड़ी सेट की थी। तो उनके पास एक समय सीमा थी जिसमें ये घटना हुई थी, लेकिन उनके पास कोई सुराग नहीं था, न कोई सबूत, न कोई संभावित संदिग्ध, कोई गवाह नहीं था, कुछ भी नहीं। उन्होंने डैम के पास जाकर हर उस मोटरसाइकिल को रोका जो वहां से गुजर रहा था और उनसे पूछा क्या वो 12 अगस्त को उस जगह से गुजरे थे और क्या उन्होंने कुछ देखा था। और उस समय देश में हो रही अन्य घटनाओं के चलते पुलिस की हालत बेहद गंभीर थी। उनके पास लगातार नए मामले आ रहे थे और वो इस मामले में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं थे। इसलिए ये मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। इसी बीच जब जेनिफर का मामला धीरे धीरे आयरलैंड में ठंडा हो रहा था, यूके में उस समय कई ऐसे मामलों की एक श्रृंखला सामने आ रही थी। इन मामलों की जांच बड़े पैमाने पर हो रही थी क्योंकि यूके में उन्हें शक था कि वो किसी सीरियल किलर से निपट रहे हैं। 30 जुलाई 1982 को 11 साल की सुसैन मैक्सवेल का अपहरण हो गया। वो इंग्लैंड स्कॉटलैंड सीमा पर स्थित कॉर्नहिल ऑन ट्वीड में अपने माता पिता लीज और फोर्टिस मैक्सवेल के साथ रहती थी, जो दोनों पत्रकार थे। वो अपनी बहन जैकलिन और छोटे भाई टॉम के साथ रहती थी, जो उस समय सिर्फ 3 साल का था। सुसैन पास के कस्बे कोलस्ट्रीम गई थी, जो स्कॉटलैंड की सीमा के पार था, और घर लौटते वक्त उसी समय उसका अपहरण कर लिया गया। जब सुसैन को घर लौटना था और वो नहीं लौटी तो उसकी मां लीज अपने बाकी दोनों बच्चों को कार में बिठाकर उसे टेनिस सेंटर लेने चली गई। उन्होंने सोचा कि शायद सुसैन की प्रैक्टिस देर तक चल रही थी। उन्होंने सोचा कि सुसैन समझने में शायद गलती कर बैठी होगी कि उसकी मां उसे लेने आएगी, और वो ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद उन्हें वो रास्ते में ही मिल जाएगी। लेकिन जब वो टेनिस सेंटर पहुंचे तो प्रशिक्षक ने उन्हें बताया कि सुसैन पहले ही जा चुकी थी। तुरंत लिज ने पुलिस से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उनकी बेटी लापता है। इसके बाद सुसैन की तलाश में एक विशाल खोज अभियान शुरू हो गया, जिसमें पुलिस, सैकड़ों स्थानीय स्वयंसेवक, दोस्त और परिवार के सदस्य शामिल हो गए। जैसे कि मैंने बताया, सुसैन के माता पिता फोर्टिस और लीज पत्रकार थे, इसलिए उन्हें मीडिया की शक्ति और सूचना फैलाने का महत्व पता था। उन्होंने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और किसी भी जानकारी के लिए जनता से मदद मांगी। हम सब कुछ देने को तैयार है, बस हमारी बेटी वापस मिल जाए। समय के साथ लीज ने कहा, हर सुबह मुझे लगता है कि शायद आज का दिन वो दिन होगा जब हमें वो फोन आएगा, ये खबर आएगी कि वो ठीक है। सुसैन की खोज बहुत व्यापक थी। अपनी चरम सीमा पर 300 से अधिक अधिकारी इस मामले में पूर्णकालिक रूप से तैनात थे।
पुलिस ने कॉर्नहिल और कोल्स्ट्रीम के हर घर की गहन तलाशी ली, एक एक घर जाकर सब कुछ खंगाला। उन्होंने 80 से 200 किलोमीटर के क्षेत्र की खोजबीन की और गवाहों से पूछताछ भी की। कुछ गवाहों ने उस क्षेत्र में एक सफेद वैन को देखने की सूचना दी और अन्य ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने सुसैन को 4:30 में नदी पर बने ब्रिज को पार करते हुए देखा। कुछ मिनट बाद एक वैन आई और फिर वो गायब हो गई। ये सब 6 अगस्त को हुआ था। लापता होने के 7 दिन बाद पुलिस ने टेलीविजन पर सुसैन के गायब होने का पुनर्निर्माण प्रसारित किया। उन्होंने एक 12 साल की लड़की को सुसैन के जैसे कपड़े पहनाए और उसके पास टेनिस रैकेट और बॉल भी रखी, ताकि कोई भी गवाह जो उस क्षेत्र में था उसकी याद ताजा हो सके। फिर 12 अगस्त को सुसैन के लापता होने के 13 दिन बाद उसकी मां लीज मैक्सवेल ने एक और रेडियो प्रसारण किया और किसी भी नई जानकारी के लिए अपील की। और जैसे ही वो प्रसारण चल रहा था, सुसैन का शव मिला। उसे एक लॉरी चालक ने खोजा जो स्टेफर्डशायर के उतोकसेटर गांव में मुख्य सड़क के पास एक ले बाय में गाड़ी चला रहा था। ये स्थान उस जगह से लगभग 400 किलोमीटर दूर था जहां से उसका अपहरण किया गया था। उसके शरीर को झाड़ियों से ढका गया था और उसके जूते और अंदर के कपड़े हटा दिए गए थे। उसके अंदर के कपड़े उसके सर के नीचे रखे गए थे, जिससे ये संकेत मिलता था कि उसके साथ किसी प्रकार का यौन शोषण हुआ था। उसके शरीर की स्थिति को देखते हुए वो ये नहीं पता लगा पाए कि उसकी मृत्यु कब हुई या मृत्यु का कारण क्या था, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया और विश्वास किया कि उसकी मृत्यु उसके अपहरण के तुरंत बाद हो गई थी। उसकी बॉडी मिलने के बाद 50 अधिकारियों ने उस क्षेत्र की गहन तलाशी ली जहां से उसकी बॉडी मिली थी, उसके टेनिस रैकेट या किसी और सुराग के लिए, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। इस मामले में वास्तव में बहुत ही कम फॉरेंसिक सबूत थे, जिससे जांच बहुत कठिन हो गई थी और मुश्किल इसलिए भी थी क्योंकि उसके बॉडी के मिलने की जगह और अपहरण स्थल के बीच की दूरी बहुत अधिक थी। एक और जटिलता ये थी कि इस मामले में 3 अलग अलग पुलिस फोर्स काम कर रही थी। लॉथियन एंड बॉर्डर्स, नॉर्थम्ब्रिया और स्टेफर्डशायर पुलिस फोर्स सभी इस मामले पर काम कर रही थी। ये सुनने में तो अच्छा लगता है कि कई टीमें मिलकर काम कर रही है, लेकिन इससे मामला और मुश्किल हो गया, विशेष रूप से उस समय की पुरानी जांच विधियों के कारण। वो इंडेक्स कार्ड का उपयोग कर रहे थे। पिछले 100 साल में इस प्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया था, इसलिए अलग अलग पुलिस फोर्स के लिए मिलकर काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। उस समय कोई कंप्यूटर प्रणाली नहीं थी, बस वो इन कार्ड्स पर जानकारी लिखते थे और फिर उन्हें फाइल करते थे। 8 जुलाई 1983 को 5 इयर्स की कैरोलाइन होप का अपहरण हो गया। उस दिन मौसम गर्म और धूप वाला था और उसने अपना दिन एक दोस्त की पार्टी में बिताया था। पार्टी के बाद वो थोड़ी देर और धूप में खेलने के लिए बाहर जाना चाहती थी, इससे पहले कि वो घर जाए। वो अपने माता पिता एनेट और जॉन होप के साथ बीच लेन पोर्टोबेलो एडिनबर्ग में रहती थी। ये जगह प्रोमेनेड के बहुत पास थी। उनके घर से प्रोमेनेड की दूरी मात्र 150 मीटर या 500 फीट थी। पार्टी के बाद कैरोलाइन ने अपने माता पिता से कहा कि वो प्रोमेनेड पर खेलने जा रही है और जल्द ही वापस आएगी। उसे शाम 7:15 तक घर लौटना था, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। एनेट उसे बुलाने के लिए बाहर गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तुरंत एनेट और जॉन ने आसपास के क्षेत्र में उसकी तलाश शुरू कर दी। उन्हें उसका कोई पता नहीं चला, लेकिन एक छोटे लड़के ने उन्हें बताया कि उसने कैरोलाइन को एक उम्रदराज आदमी के साथ देखा था। इसके बाद एनेट और जॉन ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और अपनी बेटी कैरोलाइन के लापता होने की सूचना दी। तुरंत एक बड़ा खोज अभियान शुरू हो गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और माता पिता ने उस कॉन्फ्रेंस में अपील की। ये देखना बेहद दर्दनाक था। एनेट इतनी टूट चुकी थी कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी और कैरोलाइन के पिता जॉन की आवाज में उनका दर्द स्पष्ट झलक रहा था। कैरोलाइन की खोज स्कॉटलैंड के इतिहास की सबसे बड़ी खोज थी। सैकड़ों पुलिसकर्मी इस मामले पर काम कर रहे थे और रिपोर्टर्स के अनुसार 2000 से अधिक स्वयंसेवकों ने इस खोज में हिस्सा लिया था। एडिनबर्ग में सभी पुलिस अवकाश रद्द कर दिए गए थे और अन्य फोर्सेस को भी मदद के लिए बुलाया गया था। खोज अभियान पोर्टोबेलो से शुरू हुआ और पूरे एडिनबर्ग में फैल गया।
2 दिनों के भीतर 10 जुलाई तक ये पूरे यूके की प्रमुख खबर बन गई थी। खोज के दौरान पुलिस को कई चश्मदीद गवाह मिले जिन्होंने बताया कि उन्होंने प्रोमेनेड पर एक आदमी को देखा था जो गंजा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई छुपी हरकत कर रहा हो और उसने सिंग वाले चश्मे पहने हुए थे। गवाहों ने कहा कि वो आदमी कैरोलाइन को प्रोमेनेड पर खेलते हुए देख रहा था और उसने उसे पास के मेले में ले जाने की कोशिश की थी। इस व्यक्ति का वर्णन और एक स्थानीय कलाकार द्वारा बनाया गया स्केच जनता के लिए जारी किया गया ताकि किसी भी अन्य गवाह की यादों को ताज़ा किया जा सके। एक 14 इयर्स साल की लड़की आगे आई और उसने बताया कि उसने कैरोलाइन को इस व्यक्ति के साथ एक बेंच पर बैठे हुए बात करते हुए देखा था। उसने एक बार उसे हाँ कहते हुए सुना था जो उसने उस आदमी के एक सवाल के जवाब में कहा था। इसके बाद दोनों मेले की तरफ हाथ में हाथ डालकर चल पड़े थे। मेले में उस आदमी ने कैरोलाइन के लिए एक झूले का टिकट खरीदा जबकि वो वहां बैठा उसे झूला झूलते हुए देखता रहा। एक अन्य गवाह ने बताया कि उसने कैरोलाइन को इस व्यक्ति के साथ मेले से जाते हुए देखा था और शाम 7:30 के आसपास कैरोलाइन डरी हुई लग रही थी। इस व्यक्ति का विवरण और इस तथ्य का उपयोग करते हुए कि उसने 5 साल की बच्ची का अपहरण किया था, पुलिस ने सभी ज्ञात अपराधियों पर ध्यान केंद्रित किया जो कैरोलाइन के गायब होने के दिन 8 जुलाई को पोर्टोबेलो में मौजूद थे। उन्होंने 9 ऐसे संदिग्धों का पता लगाया जो उस समय क्षेत्र में मौजूद थे और इस विवरण पर फिट बैठते थे। पुलिस ने इन 9 संदिग्धों से पूछताछ की लेकिन सभी को जांच में क्लीन चिट मिल गई। उसके गायब होने के 10 दिन बाद 18 जुलाई को कैरोलाइन का निर्वस्त्र शव एक व्यस्त सड़क के पास एक खाई में मिला। ये लेस्टरशायर के टॉयक्रॉस गांव के पास था। ये स्थान उसकी लापता होने की जगह से 500 किलोमीटर दूर था, लेकिन 11 साल की सुसन मैक्सवेल के शव मिलने की जगह से केवल 39 किलोमीटर दूर था। उसके शरीर के अत्यधिक विघटन के कारण वो ये पता नहीं लगा सके कि उसकी मृत्यु कब हुई या मृत्यु का कारण क्या था, लेकिन शरीर पर कीड़ों की गतिविधियों का उपयोग करके उन्होंने ये अनुमान लगाया कि उसे लगभग 12 जुलाई के आसपास वहां रखा गया था। कैरोलाइन होप की बॉडी मिलने के बाद ये जल्द ही स्पष्ट हो गया कि उसकी हत्या और 11 वर्षीय सुसन मैक्सवेल की हत्या के बीच एक संबंध था। स्टेफर्डशायर और लेस्टरशायर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई और उन्होंने सर्वसम्मति से ये सहमति व्यक्त की कि दोनों लड़कियों की हत्या एक ही व्यक्ति ने की थी। दोनों लड़कियों के बॉडी एक दूसरे के पास पाए गए थे लेकिन उनके अपहरण स्थल से बहुत दूर थे। दोनों लड़कियां सफेद टकने के मोजे पहनी हुई थी जब वो मिली। ये भी माना गया कि दोनों के साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ था और उन्हें बांधा गया था। इसके अलावा दोनों का अपहरण शुक्रवार को हुआ था। इस तथ्य के आधार पर कि दोनों की बॉडी एक ही जगह के आसपास पाए गए लेकिन अपहरण की जगह से बहुत दूर थे, पुलिस ने ये मान लिया कि हत्यारा संभवतः एक लॉरी चालक, डिलीवरी ड्राइवर या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अपने काम के कारण काफी यात्रा करता हो और अवसरवादी अपराधी हो। इस बात पर ध्यान देते हुए कि दोनों लड़कियों का अपहरण शुक्रवार को हुआ था, पुलिस को ये संदेह हुआ कि इस हत्यारे का शुक्रवार को एक विशेष डिलीवरी रूट था जिससे उसे इन अपराधों को करने का अवसर मिला। पुलिस ने सभी लॉरी कंपनियों और डिलीवरी कंपनियों की जांच की जिनके स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच ट्रांसपोर्ट लिंक है। उन्होंने इन कंपनियों के ड्राइवरों से पूछताछ की लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। मार्च 1984 तक अब भी कोई नया सुराग नहीं मिला, इसलिए पुलिस ने कैरोलाइन के अपहरण की टेलीविजन पर पुनर्निर्माण का प्रसारण किया। एक 4 साल की बच्ची जो इस मामले में शामिल एक पुलिसकर्मी की बेटी थी, कैरोलाइन की तरह कपड़े पहनकर उसके गायब होने वाली रात के कदमों को फिर से दोहराया ताकि किसी भी अन्य गवाह की यादें ताज़ा की जा सके। इस दौरान कैरोलाइन के माता पिता ने एक और सार्वजनिक अपील की और कैरोलाइन के पिता जॉन ने कहा, आप सोचते हैं कि ये आपके साथ कभी नहीं हो सकता, लेकिन ये बार बार साबित हुआ है कि ये हो सकता है और ये फिर से हो सकता है अगर इस व्यक्ति को जल्दी से नहीं पकड़ा गया। अब जब ये दोनों मामले जुड़े हुए पाए गए तो अब 4 पुलिस फोर्सेस एक साथ इन मामलों पर काम कर रही थी।
लेकिन जैसे कि पहले मैंने बताया, वो एक बहुत ही पुरानी प्रणाली का उपयोग कर रहे थे, जिससे जांच प्रक्रिया में कठिनाई आ रही थी। 4 पुलिस बलों द्वारा एक ही समय पर इस मामले पर काम करना और इन सभी जानकारियों को कार्ड इंडेक्स में रखने के कारण काम करना और भी मुश्किल हो रहा था। सुसैन मैक्सवेल के मामले में ही इस समय तक 5 लाख इंडेक्स कार्ड जमा हो चुके थे। इस पूरे मामले की समन्वय और जांच का जिम्मा असिस्टेंट चीफ कांस्टेबल हेक्टर क्लार्क को सौंपा गया था, जो नॉर्थम्ब्रिया पुलिस के अधिकारी थे। हेक्टर ने लोथियन बॉर्डर्स पुलिस से मुलाकात की क्योंकि उन्होंने अभी अपराध रिकॉर्डिंग के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली स्थापित की थी। हेक्टर ने उस कंप्यूटर पर पहला प्रमुख घटना सूचकांक प्रणाली स्थापित की, जिससे जांच में एक कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस जोड़ा गया। इस कंप्यूटराइजेशन की वजह से चारों पुलिस बल अब अपनी जानकारी इस डेटाबेस में डाल सकते थे, जिससे उनका काम आसान हो गया और समन्वय में मदद मिली। पूरे देश में फॉरेंसिक परीक्षाएं, संदिग्धों की पहचान, गवाहों के साक्षात्कार और अन्य सभी जानकारियों को इस डेटाबेस में डाला जा रहा था। इस मामले में बेहिसाब घंटे का परिश्रम हो रहा था, लेकिन फिर भी कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। फिर 26 मार्च 1986 को 10 साल की सारा हर्पर का अपहरण हो गया। सारा मोरले में रहती थी, जो वेस्ट यॉर्कशायर के लीड्स का एक उपनगर है। शाम के लगभग 7:50 में वो अपने घर से ब्रूसविक प्लेस पर स्थित एक स्थानीय दुकान में रोटी खरीदने निकली थी। ये दुकान उसके घर से सिर्फ 90 मीटर की दूरी पर थी और वो ये काम कई बार कर चुकी थी, लेकिन इस बार वो घर नहीं लौटी। रात 8:20 तक उसकी माँ जैकी हार्पर और बहन क्लेयर ने आसपास की गलियों में उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसे गुमशुदा घोषित कर दिया गया और तत्काल खोज शुरू की गई। जिस दुकान पर वो गई थी, उसके मालिक से पूछताछ की गई। उसने बताया कि सारा ने रोटी खरीदी थी, साथ ही 2 पैकेट चिप्स भी लिए और कुछ सिक्के पाने के लिए नींबू पानी की 2 बोतल्स वापस की थी। उसने ये भी कहा कि जैसे ही सारा दुकान में आई, एक और आदमी भी दुकान में आया। वो गंजा था, लेकिन दाढ़ी थी और उसने दुकान छोड़ दी थी, जबकि सारा अपनी खरीदारी कर रही थी। दुकान के मालिक ने सारा को आखिरी बार देखा था, इसलिए पुलिस ने उसकी दुकान, तहखाने, कार और घर की अच्छी तरह से तलाशी ली, लेकिन उसे तुरंत ही निर्दोष घोषित कर दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सारा की मां जैकी ने भावुक अपील की, सिर्फ वही व्यक्ति हमारी मदद कर सकता है जिसने उसे लिया है। कृपया उसे वापस लाए, हमें बताए कि वो कहाँ है। कोई भी जानकारी, कोई भी फोन नंबर, बस फोन उठाए, कोई भी व्यक्ति कृपया। जैकी ने ये भी कहा कि उन्हें अब डर था कि सारा अब जीवित नहीं है। इस अपहरण के दौरान उनके परिवार के लिए सबसे बड़ा कष्ट अनिश्चितता थी। इस तलाश में 100 से अधिक पुलिस अधिकारी पूर्णकालिक रूप से लगाए गए थे और 200 से अधिक स्वयंसेवकों ने भी खोज में मदद की। पूरे शहर को खंगाला गया। हर गली, हर ग्रेट, पार्क, पिछवाड़ा, घर, बगीचा और शेड की तलाशी ली गई। उन्होंने 3000 से अधिक संपत्तियों की तलाशी ली, 1400 से अधिक गवाहों से बात की और 10,000 से अधिक पर्चे बांटी। निकट के जलाशय में डाइवर ने भी तलाशी ली। पूरे देश में सूचना फैलाने के लिए उन्होंने टेलिक्स भेजे, जो पुराने समय का एक दूर संचार सेवा थी। इस दौरान 2 लड़कियां आई। सारा को आखिरी बार जीवित देखने वालों में से 2 लोग सामने आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने सारा को उसके घर की ओर जाने वाली एक गली की तरफ मुड़ते हुए देखा था। अन्य गवाहों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने उस इलाके में एक सफेद फोर्ड ट्रांजिट वैन देखी थी, जहां सारा का अपहरण हुआ था, और बताया कि 2 संदिग्ध व्यक्ति उस रास्ते पर देखे गए थे, जो सारा के घर और दुकान के बीच का रास्ता था। फिर 19 अप्रैल 1986 को अमांडा ने सारा की बॉडी ट्रेंट नदी में पाई, जो कि उसके अपहरण स्थल मोरले से लगभग 110 किलोमीटर दूर था। उसका शरीर अधनंगा था और उसे बांधा और चुप कराया गया था। उसकी मौत का कारण डूबना पाया गया। उसे अपहरण के 5 से 8 घंटे के बीच मार दिया गया था और वो लगभग 3 सप्ताह तक पानी में थी। उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे, विशेषकर उसके सिर, माथे और गर्दन पर, जिससे ये संकेत मिलता है कि उसे बेहोश कर दिया गया था इससे पहले कि उसे पानी में डाला गया। ये भी पता चला कि उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। उससे उसे गंभीर आंतरिक चोटें भी आई थी। सारा की बॉडी मिलने के कुछ दिनों बाद एक पुरुष गवाह ने बताया कि उसने 26 मार्च यानी सारा के अपहरण के दिन
9:15 बजे एक सफेद वैन को नदी सोर के पास देखा था, जिसमें एक गंजा और मोटा व्यक्ति वैन के यात्री दरवाजे के पास खड़ा था। ये वही जगह है जहां नदी सोर ट्रेंड नदी में मिलती है, जहां सारा की बॉडी मिली थी। इस गवाह से ये स्पष्ट हुआ कि संबंधित व्यक्ति सारा का हत्यारा था, जिसने उसकी बॉडी नदी सोर में डाल दी थी और फिर वो ट्रेंड नदी में बहकर आई थी। सारा की बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने ये मान लिया कि उसका हत्यारा M1 मार्ग से होते हुए उसकी बॉडी को नदी में फेंकने के लिए आया था। इसलिए उन्होंने वुल्ली, वेस्ट यॉर्कशायर से लेकर ट्रॉले और नॉटिंघमशायर के बीच M1 पर सभी सेवा केंद्रों के कर्मचारियों और वाहन के चालकों से पूछताछ की। एक सेवा केंद्र के कर्मचारियों ने बताया कि 26 मार्च को एक सफेद ट्रांजिट वैन वहां आई थी, जो अजीब लग रही थी, लेकिन वो चालक का विवरण नहीं दे पाए। शुरुआत में इस बात पर बहस थी कि क्या सारा हर्पर का मामला सुसैन मैक्सवेल और कैरोलिन होक के मामलों से जुड़ा हुआ है, लेकिन नवंबर 1986 में इन तीनों मामलों को आधिकारिक रूप से आपस में जोड़ा गया। अब इस मामले पर 6 पुलिस बल काम कर रहे थे और ये साफ था कि यूके में एक सीरियल किलर सक्रिय था। अगले 4 वर्षों में इस जांच के दौरान 22 टन सामग्री और सबूत एकत्रित किए गए। उन्होंने 1,87,000 से अधिक गवाहों से पूछताछ की, 60,000 बयान दर्ज किए, 2,50,000 व्हीकल्स की तलाशी ली और उनके मालिकों से पूछताछ की। लेकिन इतने सबूतों के बावजूद कोई भी ठोस फॉरेंसिक सबूत नहीं मिला। 1990 तक इस मामले में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला। फिर 14 जुलाई 1990 को स्कॉटलैंड के स्टोव में 53 इयर्स के डेविड हरकस अपने लॉन की घास काट रहे थे, जब उनके पड़ोसी की 6 इयर्स की बेटी अपने घर से बाहर निकली और सड़क पर चलने लगी। अचानक एक सफेद वैन उसके रास्ते में आकर रुक गई और वो लड़की उसके पीछे से निकल गई। जैसे ही वो लड़की वैन के पीछे से गुजरी, वैन तेजी से वहां से निकल गई और वो लड़की गायब हो गई। डेविड को तुरंत लगा कि कुछ गलत हो रहा है। वो तुरंत लड़की के माँ को ये बात बताने के लिए दौड़ा। माँ ने तुरंत पुलिस को बुलाया और पुलिस 6 मिनट में वहां पहुंच गई और सबकी गवाही लेने लगी। डेविड ने उस वैन का रजिस्ट्रेशन नंबर याद कर लिया था, जो बहुत मददगार साबित हुआ। जब डेविड पुलिस को सभी जानकारी दे रहा था, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और जो कुछ उसने देखा था, तभी अचानक वो सफेद वैन जो पहले दूसरी दिशा से आई थी, फिर से उसी रास्ते पर वापस आ रही थी। डेविड को यह देखकर लगा, हे भगवान, यही वैन है, और उसने तुरंत पुलिस को बताया कि यही वैन है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर। पुलिस तुरंत सड़क पर दौड़ते हुए वैन के सामने खड़ी हो गई और उसे रोक लिया। पुलिस ने ड्राइवर को वैन से बाहर निकाला और वैन की तलाशी शुरू की। जब उन्होंने वैन का पिछला दरवाजा खोला तो शुरू में ऐसा लगा कि वैन खाली है और अंदर केवल कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था, लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने देखा कि यह ढेर हिल रहा था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो अंदर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। वो लड़की एक स्लीपिंग बैग में बंधी हुई थी। उसके सिर पर एक कुशन कवर था जो जिप करके और बांध कर उसे रखा गया था। उसे बांधकर चुप कर दिया गया था और यौन उत्पीड़न किया गया था। अगर उसे कुछ और मिनटों तक रखा जाता तो वो शायद दम घुटने से मर जाती। पुलिस ने इस लड़की को समय रहते बचा लिया। इस पूरी घटना का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू ये था कि उस पुलिस अधिकारी ने ही वैन के पीछे जाकर इस लड़की को पाया और वो पुलिस अधिकारी उस लड़की का पिता था। वैन चला रहा व्यक्ति 43 इयर्स रॉबर्ट ब्लैक, जो एक स्कॉटिश डिलीवरी ड्राइवर था, उसे गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के लिए ले जाया गया। उसने पुलिस स्टेशन में कहा, यह सिर में खून का उबाल था। मैं हमेशा से छोटे बच्चों को पसंद करता था। मैंने उसे बांध दिया था क्योंकि मैं उसे तब तक रखना चाहता था जब तक मैंने पार्सल नहीं छोड़ दिया। मैं उसे छोड़ने वाला था। उसने ये भी कहा कि उसने केवल हल्का यौन उत्पीड़न किया था क्योंकि उसके पास और ज्यादा समय नहीं था। उसे अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसकी वैन की तलाशी लेने पर पुलिस को बंधन में डालने वाले उपकरण जैसे रस्सियां, स्टिकिंग प्लास्टर, हुड्स मिले। वहां एक पोलराइड कैमरा, छोटे बच्चों के कपड़े, गद्दे और कई अन्य सामान पाए गए। उसकी आवाज की तलाशी में पुलिस ने बच्चे से संबंधित अश्लील सामग्री भी पाई, जिनमें मैगजीन, किताबें, वीडियो और फोटो शामिल थे, जिनमें से 58 वीडियो में बच्चों का यौन उत्पीड़न दिखाया गया था। इसके अलावा वहां 6 जोड़ी चश्मे, सेक्स सेट्स और नॉटिंघम समाचार पत्र की एक प्रति भी मिली।
जो 1988 में एक युवा लड़की टेरेसा थॉर्नहिल के अपहरण प्रयास के बारे में रिपोर्ट कर रही थी। रॉबर्ट ब्लैक की गिरफ्तारी के कुछ हफ्तों बाद 10 अगस्त 1990 को रॉबर्ट ब्लैक का ट्रायल हुआ। ये ट्रायल एक दिन का था और उसे एडिनबर्ग हाई कोर्ट में अपहरण के आरोप में जीवन भर की सजा सुनाई गई। इस समय तक सुसैन मैक्सवेल, सारा हार्पर और कैरोलिन होप की मामलों की जांच कर रहे जासूसों ने यह संदेह करना शुरू कर दिया कि ये व्यक्ति इन हत्याओं का भी जिम्मेदार हो सकता है। अब तक ये एक बहुत बड़ी जांच बन चुकी थी, लेकिन अब ये और भी बड़ी हो गई क्योंकि जासूसों के साक्ष्य जुटाने के लिए बहुत ही तकनीकी जांच करनी पड़ी थी, क्योंकि अधिकतर फॉरेंसिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। रॉबर्ट ब्लैक की सजा सुनाए जाने के 2 सप्ताह बाद हेक्टर क्लार्क ने उससे 6 घंटे तक सवाल जवाब किया और बहुत सारी नई जानकारी हासिल की। अब मैं आपको रॉबर्ट ब्लैक के बारे में कुछ और बताती हूँ। रॉबर्ट ब्लैक का जन्म 21 अप्रैल 1947 को ग्रेंगमाउथ, स्कॉटलैंड में हुआ था। उसकी मां जेसी हंटर ब्लैक ने उसे अनाथालय में दे दिया था क्योंकि उसका जन्म बिना शादी के हुआ था और वो 1940 के दशक का समय था जब यहाँ सामाजिक कलंक माना जाता था। इसलिए उसने उसे गोद लेने के लिए रख दिया और वो चली गई। इसके बाद वो एक नए व्यक्ति से मिली। इस व्यक्ति से उसके 4 बच्चे हुए और उसने अपने नए परिवार में कभी किसी को रॉबर्ट के बारे में नहीं बताया। जब रॉबर्ट 6 महीने का था तो उसे एक पालक परिवार जैक और मार्गरेट ट्यूलिप के पास रख दिया गया। वो किनलोच, लेबनान में रहते थे और वो दोनों 50 के दशक के मध्य में थे और उन्होंने पहले भी अन्य बच्चों को पाला था। जब रॉबर्ट 5 साल का था तब जैक की मृत्यु हो गई, इसलिए उस समय से मार्गरेट ने उसे खुद ही पाला और ऐसा कहा जाता है कि वो शायद कठोर और गुस्सैलू थी। उसे कुछ अलग अलग लोगों ने कुछ जख्मों के साथ देखा था। रॉबर्ट ने खुद कहा कि उसे कोई भी ऐसा मामला याद नहीं है जिसमें वो बहुत बुरा हो या उसे याद न हो कि उसे ये चोटें कैसे लगी, लेकिन उसने कहा कि वो बिस्तर गीला करने वाला एक पुराना व्यक्ति था। उसे राक्षसों के बारे में बुरे सपने आते थे जिससे वो बिस्तर गीला कर देता था और फिर मार्गरेट उसे पीटती थी। अपने स्कूल के वर्षों के दौरान उसे अपनी ही उम्र के बच्चों द्वारा बहुत ज्यादा परेशान किया जाता था। वो बहुत ही आक्रामक बच्चा था और उसके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे और उसके स्कूल के बच्चे उसे स्मेली बॉबी ट्यूलिप भी कहते थे क्योंकि जाहिर तौर पर उसकी बदबू बहुत बुरी थी। उसे अपनी स्वच्छता की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, बावजूद इसके कि उसकी पालक मां मार्गरेट बहुत साफ सुथरी थी और सफाई पर बहुत जोर देती थी। इसलिए क्योंकि उसे अपनी उम्र के बच्चों द्वारा परेशान किया जा रहा था, इसलिए वो अपने से छोटे बच्चों को परेशान करने लगा। वो उन्हें बहुत बुरी तरह पीटता था। वो पागलों की तरह हरकतें करता था और स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता था। 1958 में जब वो 11 साल का था, उसकी पालक मां मार्गरेट का निधन हो गया और इसलिए उसे रीडिंग चिल्ड्रन होम में भेज दिया गया और यहाँ हालात बद से बदतर होते चले गए क्योंकि जब वो 12 साल का था तो उसने और इस चिल्ड्रन होम के 2 अन्य लड़कों ने एक छोटी लड़की का बलात्कार करने का प्रयास किया। ये तीनों लड़के उसे एक खेत में ले गए और तीनों ने इसके बाद उसका बलात्कार करने का प्रयास किया। बेशक उसे उस घर को छोड़ना पड़ा और उसे इस बार मुसेलबर्ग में रेड हाउस नामक एक बहुत सख्त लड़कों के घर में भेज दिया गया। इस नए घर में वास्तव में 1963 तक 3 साल तक वहां के एक कर्मचारी द्वारा उसका यौन शोषण किया गया जब वो 15 साल का था और उसे वहां से जाना पड़ा। उसे कसाई की नौकरी मिल गई, कसाई के लिए डिलीवरी बॉय की तरह, और उसने कहा कि अगले कुछ महीनों में जब वो इस डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहा था तो वो अपने समय का उपयोग करेगा और इधर उधर गाड़ी चलाएगा। और ये तब तक चलता रहा जब तक कि उसे उसी साल का एक अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया। हुआ ये कि उसने एक 7 साल की लड़की को अकेले पार्क में खेलते हुए देखा और उसने उसे ये कहते हुए एक हवाई हमले के आश्रय में आने के लिए मना लिया कि वहाँ बिल्ली के बच्चे हैं। इसलिए वो उसके साथ इस हवाई हमले की शरण में आती है और यहीं पर वो उसका गला घोटता है जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाती और फिर उसके बेहोश शरीर पर हस्त मैथुन करने लगता है। अगले दिन उसके माता पिता को पता चल जाता है। वो पुलिस को बुलाते हैं और रॉबर्ट ब्लैक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर अश्लील और कामुक व्यवहार का आरोप लगाया जाता है। उसकी मनोवैज्ञानिक जांच की गई और इस जांच में उन्होंने निर्धारित किया कि ये एक बार की बात थी।
उसके दोबारा ऐसा करने की संभावना नहीं थी और उसे कड़ी सजा दी गई। उसे मौखिक चेतावनी दी गई और उन्होंने उसे जाने दिया। छोड़ने के बाद वो ग्रेंजमाउथ चला गया और उसने एक बुजुर्ग जोड़े से एक कमरा किराए पर लिया। उसे एक बिल्डर सप्लाई कंपनी में नौकरी मिल गई और इस समय उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। उन्होंने कुछ महीनों तक डेट किया और फिर जब उसने उसे प्रपोज किया तो उसके गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। फिर 1966 में उसके मकान मालिकों को पता चला कि वो वास्तव में हर बार जब वो मिलने आती थी तो उनके 9 इयर्स के पोती के साथ छेड़छाड़ करता था। उन्होंने पुलिस को फोन नहीं किया या उसकी रिपोर्ट नहीं की क्योंकि वो उसे और अधिक आघात नहीं पहुंचाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उसके साथ जो कुछ हुआ था उसे फिर से जीना पड़े और उसके खिलाफ मुकदमा चलाना पड़े और उसके खिलाफ रिपोर्ट करने के साथ आने वाली हर चीज से गुजरना पड़े। इसलिए उन्होंने पुलिस को फोन नहीं किया, लेकिन उन्होंने उसे बेदखल कर दिया। कुछ समय बाद उसकी नौकरी चली गई और इसलिए वो वापस चला गया। किनलोच लेविन में एक और विवाहित जोड़े से एक कमरा किराए पर लिया, जिनकी 6 साल की बेटी थी। एक साल के भीतर मकान मालिकों ने उनकी बेटी के साथ बार बार छेड़छाड़ करने के लिए उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 1967 में उसने अभद्र हमले के 3 मामलों में दोषी करार दिया और उसे एक युवा हिरासत केंद्र में 1 साल की सजा सुनाई गई। सितंबर 1968 में इस युवा हिरासत केंद्र से रिहा होने के 6 महीने बाद वो लंदन चला गया। उसे किंग्स क्रॉस या किंग्स क्रॉस स्टेशन के पास एक बेडशीट मिल गया और वो 1990 में स्टोव में अपहरण के लिए गिरफ्तार होने तक लंदन को अपना आधार बनाता रहा। लंदन में रहने के पहले 2 वर्ष में उसने कई तरह की नौकरियां की, जिनमें से एक हॉर्नसी में एक स्विमिंग पूल में लाइफगार्ड की नौकरी थी और उसे उस स्विमिंग पूल का इस्तेमाल करने वाली एक छोटी लड़की से छेड़छाड़ करने के कारण इस नौकरी से निकाल दिया गया था। उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया, लेकिन उसे निकाल दिया गया। 1990 में अपहरण तक उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया। जब वो किंग्स क्रॉस में लंदन आया तब उसने बच्चों के खिलौने इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया। उसने खुद छोटे बच्चों की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया, ज्यादातर 8 से 12 साल की उम्र की लड़कियां, और उसने खुद भी छोटी लड़कियों के कपड़े पहनना शुरू कर दिया। 1972 में उन्होंने एडवर्ड और कैथी रेसन नामक स्कॉटिश जोड़े के घर में किराए पर रहना शुरू किया और उन्होंने कहा कि वो एक बढ़िया किराएदार है, जैसे कि वो थोड़ा अलग थलग रहता था, लेकिन उन्हें उसके साथ कोई भी समस्या नहीं हुई सिवाय उसके खराब स्वास्थ्य। वो 1990 में अपनी गिरफ्तारी तक उनके साथ उनके घर की अटारी में रहा। 1970 के दशक के मध्य में उसने ड्राइवर बनने के लिए एक सफेद फिएट वैन खरीदी। उसे गाड़ी चलाना बहुत पसंद था, तो ये वही काम था जो वो करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि क्या ये सिर्फ इसलिए था कि उसे गाड़ी चलाने का जुनून था या फिर इससे उसे युवा लड़कियों से छेड़छाड़ करने का मौका भी मिला। वो पहले से ही जानता था कि इससे उसे मौका मिला है, क्योंकि उसने एक बार पहले भी ऐसा किया था जब वो एक छोटा लड़का था और कसाई डिलीवरी करने वाले के तौर पर काम करता था। लेकिन 1976 में उसे पोस्टर डिस्क नामक एक कंपनी के लिए पूर्णकालिक डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर काम मिल गया। बैच और स्टोरेज, और वो अपनी गिरफ्तारी तक उनके साथ काम करता रहा। सुसान मैक्सवेल, सारा हर्पर और कैरोलिन होप की हत्याओं के लिए रॉबर्ट ब्लैक की जांच बहुत तेजी से चल रही थी। ये एक बहुत बड़ी जांच थी क्योंकि ये सब परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित थी। इसलिए उन्हें ये साबित करने के लिए और भी ज्यादा सबूत बनाने पड़े कि वो उनका आदमी था, क्योंकि उनके पास ये साबित करने के लिए कोई फॉरेंसिक सबूत नहीं था कि वो वही था। इसलिए उन्हें वास्तव में एक हवा की जरूरत थी। जांच के दौरान पुलिस को रॉबर्ट ब्लैक के काम, डिलीवरी रूट्स और मजदूरी की सभी जानकारी देखनी पड़ी। काम के पेट्रोल कार्ड की मदद से पता चला कि वो घटनास्थल के आसपास मौजूद था। इन साक्ष्यों ने पुलिस को उसे अपराध के समय और स्थान से जोड़ने में मदद की। ब्लैक अक्सर डिलीवरी के बीच खाली समय में गलियों में घूमता लड़कियों की तलाश करता था और अकेले लड़कियों को अपने वैन में ले जाने की कोशिश करता था। वो उन पर अत्याचार करता था और फिर बॉडी को किसी निर्जन स्थान पर फेंक देता था। 1990 में पुलिस को उसके खिलाफ पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिल गए थे, जिससे साबित हो गया कि वो उस अपराधों के लिए जिम्मेदार था।
13 अप्रैल 1994 को सुसैन मैक्सवेल, कैरोलिन होग और सारा हार्पर की हत्याओं के लिए उसका मुकदमा शुरू हुआ। उस पर अपहरण, हत्या और बॉडी छुपाने के कई आरोप लगे। तेरेसा नाम की एक लड़की जो 1988 में उसके चंगुल से बच निकली थी, उसने ब्लैक के बारे में बताया कि वो एक मोटा गंजा व्यक्ति था। वो इस घटना से उबर तो गई, लेकिन अपराध बोध से ग्रस्त रही। अक्सर सोचती थी कि वो बच गई, पर बाकी लड़कियां नहीं। मुकदमे के अंत में जूरी ने डिस्कशन के बाद 19 मई 1994 को रॉबर्ट ब्लैक को सभी 10 आरोपों में दोषी पाया, जिसमें 3 हत्या, 3 अपहरण और बॉडी छुपाने के 3 आरोप शामिल थे। उसे आजीवन कारावास की सजा मिली, जिसमें प्रत्येक हत्या के लिए कम से कम 35 इयर्स जेल में रहने की सिफारिश की गई थी। अदालत से बाहर निकलते समय उसने पुलिस को देखकर कहा, शाबाश लड़को। 2002 में डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर रेमंड मरे ने जेनिफर कार्टी के मामले की दोबारा जांच शुरू की। दुर्भाग्य से कई सबूत 1992 में उत्तरी आयरलैंड फॉरेंसिक लैब पर हुए IRA हमले में नष्ट हो गए थे। डिटेक्टिव मरे ने यूके में ब्लैक की जांच से सभी सबूत मंगवाए, जो इतने अधिक थे कि एक ट्रक से लाने पड़े और एक विशेष कमरे में रखे गए। जांच में उन्होंने उसके सभी चालान, पेट्रोल रसीदें, डिलीवरी रूट और मजदूरी को देखा और ये तय किया कि ब्लैक ने 12 अगस्त 1981 के सप्ताह में उत्तरी आयरलैंड में डिलीवरी की थी, जिससे वो जेनिफर कार्टी के मामले से जुड़ गया। रॉबर्ट ब्लैक को 50 पाउंड का बोनस मिला था, जिससे पुष्टि होती है कि उसने उस हफ्ते उत्तरी आयरलैंड में डिलीवरी की थी। उसके पास ग्रीन फ्लैग बीमा नहीं था, इसलिए वो आयरलैंड गणराज्य में नहीं जा सकता था और केवल उत्तरी आयरलैंड में ही काम कर सकता था। इसके अलावा उसकी डिलीवरी रूट में बेलफास्ट, डनमुरी और न्यूरी शामिल थे और न्यूरी का रूट बोलेंडरी के करीब से गुजरता था, जहां जेनिफर का अपहरण और हत्या हुई थी। जासूसों ने न्यूरी में एक गवाह खोजा जो एक पोस्टर व्यवसाय चलाता था और सभी रसीदें संभाल कर रखता था। दस्तावेजों के अनुसार एक खास पोस्टर डिलीवरी 12 अगस्त 1981 को हुई थी, जिसे रॉबर्ट ब्लैक ने ही किया था। ब्लैक ने लिवरपूल से बेलफास्ट के लिए फेरी ली और 12 अगस्त की सुबह 7 बजे बेलफास्ट पहुंचा। न्यूरी में डिलीवरी के बाद उसके पास लगभग 9 से 10 घंटे का खाली समय था, जिसे वो छोटे शहरों की गलियों में घूमते हुए बिताता था। उसी दौरान दोपहर 1:40 के बजे उसने जेनिफर कार्टी को उसकी बाइक पर देखा। इन सबूतों से जासूसों ने यह निष्कर्ष निकाला कि ब्लैक ही जेनिफर के अपहरण और हत्या के लिए जिम्मेदार था, पर वो उससे एक कबूलनामा प्राप्त करना चाहते थे। इस साक्षात्कार की तैयारी में 1 साल से अधिक का समय लगा ताकि वो सही तरीके से उससे बात कर सके। उन्होंने एक पुरुष और एक महिला साक्षात्कारकर्ता पामेला सिम्पसन को चुना, जो बहुत कुशल थी और लगभग उससे कबूलनामा प्राप्त करने में सफल रही। साक्षात्कार 16 मई 2005 को शुरू हुआ और 3 दिनों तक चला, जिसमें 21 अलग अलग ऑडियो टेप का उपयोग करना पड़ा। साक्षात्कार के दौरान पामेला ने सवाल पूछे और धीरे धीरे ब्लैक उससे खुलकर बातें करने लगा। रॉबर्ट ब्लैक ने आखिरकार ये स्वीकार कर ही लिया कि वो 12 अगस्त 1981 को उत्तरी आयरलैंड में मौजूद था, जो जांच के लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी। हालांकि उसने खुलकर ये नहीं माना कि उसने जेनिफर के साथ क्या किया था, लेकिन उसने ये स्वीकार किया कि उसकी छोटी लड़कियों के प्रति जो भावनाएं थी वो गलत थी और उसे इस पर गर्व नहीं था। उसने कहा, मुझे पता है कि ये गलत है, मुझे ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए और मुझे ऐसी चीजें सोचनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ऐसा करता हूँ। जब उसे पूछा गया कि वो किस तरह की कल्पनाएं करता है, तो उसने स्वीकार किया कि वो छोटी लड़कियों के साथ कुछ सोचता था, लेकिन इस पर उसने ज्यादा खुलासा नहीं किया। उसने एक संकरी सड़क के बारे में बताया, जहां सड़क के नीचे एक अकेला घर था। जांचकर्ताओं को जल्दी ये महसूस हुआ कि वो वास्तव में जेनिफर कार्टी के अपहरण को फिर से बयान कर रहा था, क्योंकि ये वही जगह थी जहां से उसने जेनिफर को उठाया था। ब्लैक से साक्षात्कार के दौरान जासूसों ने उसकी मनोवृत्ति को समझने की कोशिश की। जासूस रोजर और ने कहा कि वो सामान्य से बहुत दूर था, वो आपको गहराई से घूरता था, फिर अचानक नजरें झुका लेता था। ऐसे ही क्षणों में पता चलता था कि आप सच के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे ही हत्या या अपराध शब्द सामने आता वो खुद को बंद कर लेता। अंत 16 दिसंबर 2009 को जेनिफर कार्टी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।
22 सितंबर 2011 को मुकदमा शुरू हुआ और इस दौरान सभी सबूत अदालत में प्रस्तुत किए गए। जेनिफर के माता पिता हर दिन कोर्ट में मौजूद थे और उनके लिए ये बेहद दर्दनाक था। उन्होंने जासूसों द्वारा लिए गए साक्षात्कार की टेप सुनी, जिसमें ब्लैक उस बात का वर्णन कर रहा था जो वो छोटी लड़कियों के साथ करना चाहता था। उनके लिए ये सब सुनना अत्यंत कठिन था, लेकिन वो इस दर्द को सहते रहे क्योंकि ये उनकी बेटी का मामला था। जेनिफर के पिता एंडी ने कहा, मुझे इस आदमी को देखना पड़ा और इसकी बातें सुननी पड़ी कि उसे छोटी लड़कियां क्यों पसंद थी। ये मेरे दिल को तोड़ने वाला था। 27 अक्टूबर 2011 को रॉबर्ट ब्लैक को जेनिफर कार्टी के अपहरण, यौन उत्पीड़न और हत्या का दोषी पाया गया। उसे एक और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत में न्यायाधीश ने कहा कि उसे कम से कम 89 इयर्स के होने से पहले रिहा नहीं किया जाएगा। निर्णय के बाद जेनिफर के पिता ने प्रेस से कहा, हमें वो सब सुनना पड़ा जो हमारी कल्पना से परे था। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई हमारे बेटी के साथ ऐसी क्रूरता कर सकता है। 30 वर्षों से हम एक परिवार के रूप में कभी भी ये समझने या सोचने की कोशिश नहीं कर पाए कि जेनिफर के जीवन के अंतिम घंटों में उसने किन हालातों का सामना किया होगा। अब हम उस भयावहता का सामना कर रहे हैं जो उसने अपने अंतिम कुछ घंटों में झेली थी, और ये हम सबके लिए बेहद कठिन है। रॉबर्ट ब्लैक ने हमारी बेटी जेनिफर की जिंदगी तो छीन ली, लेकिन हमारी जिंदगी नहीं चुराई। हमने एक खुशहाल समृद्ध जीवन जिया है, लेकिन जेनिफर की याद हर दिन हमारे साथ रहती है। एंडी ने बाद में कहा, मैंने अदालत में जाकर कोर्ट के क्लार्क का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, यह पहली बार है जब मैंने अभियोजन पक्ष को रोते हुए देखा है, बचाव पक्ष को रोते हुए देखा है और जूरी के सदस्यों को रोते हुए देखा है। ये पहली बार है जब मैंने पुलिस वालों को भी रोते हुए देखा है। जासूस रेमंड मरे, जिन्हें इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्होंने कहा, इस पूरे मामले से निकली कुछ सकारात्मक चीजों में से एक कार्डी परिवार से मिलना था। इस भयावह स्थिति के बावजूद इस परिवार ने जिस तरह से अपना जीवन जीना जारी रखा, ये प्रेरणादायक है। रॉबर्ट ब्लैक का 12 जनवरी 2016 को उत्तरी आयरलैंड की मेगाबेरी जेल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उसकी मृत्यु के बाद भी उसके अवशेषों को कोई लेना नहीं चाहता था, जिसके बाद पुलिस ने उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम किया और उसके अवशेषों को समुद्र में बिखेर दिया। इस केस की सच्चाई इतनी भयानक और दर्दनाक है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बीबीसी ने इस मामले पर कुछ डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, जिन्हें देखने की मैं सलाह देता हूँ। हालांकि वो दिल दहला देने वाली है और शायद आपको रुला देगी। इन सभी लड़कियों के परिवारों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और ये जानकर कि उनकी बेटियों ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कितना दुख झेला, ये वाकई अवर्णनीय है। लेकिन एक उम्मीद की किरण है कि एंडी कार्टी और उनके परिवार ने इस भयावह घटना के बावजूद जिस तरह से अपनी मजबूती बनाए रखी, वो सभी के लिए प्रेरणा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने दिन का आनंद लेंगे। ये मामला वाकई बेहद कठिन है, लेकिन ऐसे मामलों के बारे में बात करना भी महत्वपूर्ण है। अलविदा दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।